उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम जानकी है। जानकी माता सीता का नाम, और जो जनक की पुत्री जनक नंदिनी, जो संपूर्ण धरा की मालकीन है। ये कुंडली आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा सकती है। और मैं जहां तक समझता हूं कि हमें किसी भी कुंडली को देखने से पहले ये सबसे पहले भूल जाने की आवश्यकता है कि ये किसी दूसरे की कुंडली है, और उसे किसी दूसरे व्यक्ति की कुंडली समझ करके आप जब भी देखेंगे तो निस्संदेह इसे बोलेंगे कि पता नहीं किसी दूसरे की कुंडली है तो मैं क्यों देखूं। पर वस्तुतः अगर इसी चीज को आप बदल देते हैं और ऐसे समझते हैं, नहीं, इस कुंडली की समस्या मुझे भी परेशान कर सकती है, और ये कुंडली मेरे ही तरह की समस्या को लेकर के बैठी है। जैसे अगर आपकी कुंडली में मंगल अस्त हो तो, जैसे आपकी कुंडली में लग्नेश अगर 6वें भाव में बैठे हो तो, जैसे आपकी कुंडली में शनि 12वें भाव के अधिपति होकर के अगर लग्न को देख रहे हो तो, जैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं हो तो, या फिर लग्नेश अगर कमजोर हो तो, या फिर आपकी कुंडली में अगर ऐसी स्थिति बनती हो कि जो आपका लग्न है उसका जो अंश है वो काफी हीन है या बल से हीन है, तो क्या करेंगे? ये सारे सवाल के उत्तर। उसके बाद आप अगर मान लीजिए अपने वर्ण से हट करके किसी दूसरे से विवाह करना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्मृतियों में जो बात कही गई है। अब बड़ी अच्छी बात है कि कब हमारे निर्णय बिल्कुल ही सत्य सिद्ध होंगे, मतलब मैंने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल ही सही है, उसमें कभी भी सेंध नहीं लग सकता, मतलब वो गलत नहीं होगा। लेकिन कब हमें हमारे निर्णय पे बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता होगी, ये हमें कब देखना चाहिए, कब हमें अपने निर्णय के अवलोकन की आवश्यकता है, हमें कब मैं जो निर्णय ले रहा हूं वो कितना सही होगा कि बाद में मुझे उस पर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये कुंडली मुझे बता देती है। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। जब मैं इनकी कुंडली लेकर के बैठा था बनाने, इनकी कुंडली मैंने खोली भी नहीं थी, और तो फिर मैंने कही बार खुली भी नहीं थी, मैंने लैपटॉप भी नहीं खोला था। फिर जब इनकी कुंडली की समस्या या फिर इनके माता पिता ने जो समस्या मेरे सामने रखी थी उसके बारे में मैंने कहा कि इस व्यक्ति का मंगल बड़ा खराब होगा या फिर मंगल अच्छा नहीं होगा। और मैंने जो है वो कुंडली जैसे ही अपने कंप्यूटर में खोला तो देखा कि इनकी कुंडली में मंगल सूर्य 6 डिग्री के और मंगल 2 डिग्री के। इसका मतलब होता है कि मंगल अस्त है, और इसका कारण ये होता है कि हमें कई बार, मैंने वो बात कही थी कि इस व्यक्ति की कुंडली में जो समस्या मुझे बताई गई है उसमें इस व्यक्ति का मंगल कमजोर होगा, मतलब इस व्यक्ति को अपने निर्णय पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। हो सकता है भविष्य में आपके द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं वो आपके पश्चाताप के कारण बन सके, जिसके कारण परिवार में कलह का वातावरण तैयार होता है। ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ये आगे बताऊंगा ये कैसे होता है। उसके बाद कहा जाता है वेदस्य चक्षु किलदम स्मृतम ज्योतिषम, वेद के चक्षु जो होते हैं वो संपूर्ण ज्ञान का सार कहाँ है छुपा, संपूर्ण ज्ञान कहाँ से निकलते हैं? वो वेद से निकलते हैं। तो वेदों को जो नेत्र देने की क्षमता रखता है वो ज्योतिष शास्त्र है। जो चालाक पुरुष होता है वो अपने साथ हमेशा ही छतरी रखता है, या फिर शीशा रखता है, या फिर अपना जो सामान है, जो उसके प्रथम सामग्री जो उसको प्रत्येक दिन उसके जीवन में निश्चित रूप से अनिवार्य है, उसको अपने पास रखता है। जैसे मैं, पता नहीं बिजली कब चली जाए, अभी भी नहीं है, पर अभी पसीना नहीं है, इस वजह से इसको ऐसे ही रख देता हूं। आइए आपको मैं सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग पे लेके आता हूं, जो अगर आपसे मिल जाती होगी तो उसको सुधार कर लेने की आवश्यकता है। आइए अब मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग पे लेके आता हूं। इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है। मार्गशीर्ष माह में जन्मे लोग अपने हिसाब से काम करने वाले होते हैं, बहुत ही सरलता से। आपके विज्ञान से ये बिल्कुल भी अगर पीछे रहा तो मैं ज्योतिष का क्षेत्र छोड़ दूंगा और जीवन भर कुंडली नहीं देखूंगा। अगर एक बार भी आपने मुझे ये बताया कि आप यहाँ पे गलत हैं या फिर आपकी बात सही नहीं है तो यही बोल देता हूं। व्यक्ति अपने मन का कर सकता है, जिसके कारण घर में तनाव का माहौल एक बार बहुत ही टफ टाइम होता है जीवन में, जो माता और पिता को रुला देता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से पिता का स्वास्थ्य और पिता का प्रभाव कमजोर ना हो आपके ऊपर, और उसका प्रभाव कभी भी कमजोर ना हो, ये बात हमेशा ही जानने की होगी। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा आलसी हो सकता है, या कई बार अपने काम के लिए पर्सनल बिहेवियर उसका थोड़ा बहुत इफेक्टिव होता है, प्रभावित करता है खुद को, या कई बार वो
स्मूथली किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, ऐसा हो सकता है। शनिवार के जन्मे होने से व्यक्ति दुखी होता है। मतलब आपको ये पकड़ने की बात है कि वस्तुतः कुंडली आपको क्या इंटरप्रेट करवा रही है, आप क्या कर रहे हैं, वस्तुतः आप जा कहां रहे हैं और कहां जाना है। शनिवार के जन्मे होने का प्रभाव ये होगा, जन्म का प्रभाव ये होगा कि व्यक्ति दुखी हो सकता है। मतलब आपको हर वो काम करना है जो आपको सुख और खुशी प्रदान कर सके, क्योंकि मांग करके आपने ऐसी चीज लेकर के आया हुआ है आपने कि जो आपको दुख दे सकता है। मतलब आपको अपने हर एक चीज पे विचार करने की बात होगी कि जो आपको दुख ना दे। शनि वाले लोग कई बार दुर्दांत होते हैं, कठोर होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं, जिनको समझाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और कई बार वो अपने ही दुख के स्वयं कारण होते हैं, पर वस्तुतः वो कभी स्वीकार नहीं करते। आयु लंबी होती है, और वैसे भी इस कुंडली में तो आयु लंबी है, कैसे बता देता हूं। एक सूत्र इनकी कुंडली में मैंने अभी देखा, जो क्या था, हाँ यहां देखिए, ये मीन लग्न की कुंडली बनी, यहां भी मीन लग्न की कुंडली बनी, यहां 2 ग्रह बैठे, यहां 2 ग्रह बैठे। ये सूत्र है, क्या सूत्र है, नवांश दोनों एक ही हो। जैसे लग्न कुंडली में जो अंक यहां लिखा है वही अंक आपकी कुंडली के नवांश में भी लिखा है। देखिए ये नवांश लिखा है, ये दशमांश है, तो लग्न कुंडली ये रही, यहां पे जो अंक लिखा हो वही अंक यहां भी लिखा हो, और नवांश कुंडली के केंद्र में 4 ग्रह बैठे हों, तो व्यक्ति कई बार बहुत लंबी आयु का मालिक होता है और दीर्घायुष्य का वर उसे मिला होता है, लेकिन दुखी होता है, और उसको चाहे कितना भी दे दीजिए वो उसका पेट कभी भरता नहीं है, या कई बार वो एक तरफा निर्णय लेने वाला कई बार हो जाता है। मतलब हमें इस पे विचार करने की आवश्यकता होगी, और निश्चित रूप से हमें सबको अपनी आगोश में बांध करके रखने की आवश्यकता है। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा आपको वो बल देंगे जो आप कोई भी काम करने चलेंगे, आपके पास बल है, साहस है, और व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है, उसके पास प्रामाणिकता रहेगी। मैं जो भी बात कहती हूं बहुत ही सरलता से नहीं कहती और मजबूती से नहीं कहती, या जैसे भी हो बहुत ही प्रामाणिक होकर के कहती हूँ कि ये है, ऐसा ही होगा, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को मेरे निर्णयों से किसी भी तरीके का प्रभाव है या नहीं है। मतलब मुझे मेरे से मतलब है, सामने वाले से नहीं। ऐसा कई बार आप हो सकते हैं। सिद्ध योग में जन्मे होने के कारण जो भी आपको काम दिया जाता है आप बहुत ही बखूबी उसको निभाते हैं, जिम्मेदार हैं और साहसी हैं, निडर हैं, पुरुषार्थी हैं, और अपने कर्म पे भरोसा ज्यादा करते हैं। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण वस्तुतः आपके पास परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि आप सबको एक साथ मिला करके चले, सबके साथ बैलेंस क्रिएट करें, और सबको कैसे एक साथ लेकर के चलना है, ये आपके पास गुण है, बस उसको विकसित करने की आवश्यकता है। और निसंदेह वैश्य वर्ण वाले लोग कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहते। सबको, अब एक तरफ यहां देखेंगे तो इनका चेहरा दिखेगा, दूसरी तरफ उसको देखेंगे तो उसका चेहरा दिखेगा, उसको देखेंगे तो उसको देखेंगे तो उसको, वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। पर वस्तुतः कई बार वो बहुत ज्यादा बार बहुत हद तक आगे बढ़ करके सोचने लगते हैं। ऐसा होगा मीन लग्न वाले। अब कुंडली में पंचांग की अच्छी बात यह है कि चंद्रमा बड़े अच्छे बैठे हैं, जिस वजह से व्यक्ति के पास धन की समस्या नहीं होगी। ये कुंडली हमेशा ही धन से भरी हुई है। शनि स्वग्रही लाभेश अपनी राशि में, धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य भाव में, ये बहुत बढ़िया अस्त है, इस वजह से दोनों ही भावों का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होगा। मतलब व्यक्ति के कारण कई बार पिता प्रभावित होंगे, व्यक्ति के कारण कई बार भाग्य प्रभावित होगा, व्यक्ति के जीवन में कभी कभी धर्म प्रभावित होगा, और व्यक्ति के जीवन में कभी कभी बड़ों का आदर कम करने का प्रभाव देख रहा हूं। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पे बहुत अच्छा, और इस भाव पे किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, राहु की दृष्टि है, इस वजह से कई बार व्यक्ति प्रोफेशनली बहुत ही स्ट्रांग होता है, और थोड़ा सा झूठ, थोड़ी सी ईमानदारी, और थोड़ा सा पराक्रम, थोड़ा सा आलस्य, ये सबका मिक्सचर होता है। क्योंकि गुरु भी इस भाव को देखेंगे, और इस भाव के अधिपति कम से कम अपनी राशि के बैठे हैं, तो द्वितीय भाव बलवान हो जाएगा। द्वितीय भाव ठीक है, उस पर गुरु और राहु दोनों का प्रभाव होगा। इस भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में शनि से तृतीय एकादशवें में, इस भाव से शनि केंद्र में, इस वजह से व्यक्ति तकनीक से जुड़ करके और कई बार बहुत ही अच्छे पद पे विभूषित करता है खुद को, और अपने जीवन में संपूर्ण वो चीज प्राप्त करने की भरसक कोशिश करता है।
जो उसको चाहिए। आपकी कुंडली में लग्न पे शनि की दृष्टि है जो आपकी ऊर्जा का क्षरण कर सकते हैं। मंगल अस्त है, इस वजह से आपको अपने निर्णय पे विचार हर बार करना चाहिए। जो आप निर्णय ले रहे हैं वो गलत हो सकता है, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए जो बाद में पश्चाताप का कारण बने। मीन लग्न की कुंडली के लिए गुरु एकमात्र ग्रह होते हैं जो राजयोग की भांति परिणाम करेंगे, राजयोग कारक होते हैं, जिसकी दशा हमेशा ही जातक के जीवन में लाभदायक होगी, जो अभी चल रही है। 2031 तक आपके पास अपने करियर को, अपने परिवार को, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने माता पिता को, सबको एक साथ कैसे लेकर के उन्हें आगे टेक ऑफ करना है, कैसे उनका सर गर्व से ऊंचा करवाना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे उनकी नाक कटे, इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी। मीन लग्न के लोग स्वतः ही दुखी होते हैं, पर उसके कई बार वो कारक, मतलब जो उसका रीजन है, वो किसी दूसरे को बना बैठते हैं, या कई बार वो दूसरों के कारण कई बार खुद गलत कदम उठाते हैं और बाद में जीवन भर माथा पीटते रहते हैं। ये काम कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें मैंने मंगल अस्त के बारे में बात करी थी। मैंने क्या बात कही थी उसमें, उस कार्यक्रम में, कि अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हों या कमजोर होते हैं, जैसे कि इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कमजोर नहीं है, चंद्रमा बहुत अच्छे हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा व्यक्ति को कम्युनिकेशन का माहिर बना देते हैं और व्यक्ति वर्ल्ड वाइड फेमस होता है। अपने आसपास के लोगों में उसका और उसके घर परिवार का बड़ा नाम रोशन होता है, और निश्चित रूप से छोटे भाई बहनों का सबका बड़ा ही लाडला होता है। सब लोगों का व्यक्ति बड़ा ही प्रिय होता है, मतलब उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। पर वो कई बार ऐसा होता है कि नहर, नाले और तालाब में घुस करके पानी पी लेता है और सामने आकर के कहता है मैंने निराहार व्रत किया है। ये पाप आपको, आपके लिए बड़ा ही नुकसानदायक हो जाए। इस कारण से तो कई बार आप छुप करके वार करने वाले या छुप करके पाप करने वाला कृत्य भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे गुरु की दशा जन्म कुंडली में जो है वो गुरु छठवें में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में अपने ही लोग कई बार दुश्मन के सदृश लगने लगते हैं। और अभी आपकी कुंडली में गुरु में केतु चल रही है, स्थिति 2023 के फरवरी तक बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और अब सबसे ज्यादा आपके जीवन का जो टफ टाइम होगा वो 2028 के नवंबर से 2031 के अप्रैल तक का समय रहेगा, जहां पे अगर आप इस समय कोई निर्णय लेंगे जिसका खामियाजा आपको उस समय बहुत तीव्र गति से भुगतना होगा, जहां पे मैं समझता हूं कि उस दौरान व्यक्ति को उसके घर में या कई बार एक ऐसा कृत्य हो जाए, हालांकि उस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता होगी। तो गुरु का प्रभाव राहु से भी है, गुरु की 5वीं दृष्टि राहु पे है, राहु की 9वीं दृष्टि गुरु पे है, इस वजह से। और जन्म कुंडली के 5म भाव के अधिपति उच्च के हैं, व्यक्ति प्रेम में पड़ सकता है, प्रेम में पड़ करके कई बार अपना नुकसान कर सकता है। चंद्रमा और मंगल इस कुंडली के लिए बड़े ही अच्छे होते हैं। मीन लग्न की कुंडली के लिए 2 ग्रह सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, 3 ग्रह एक्चुअली। एक गुरु राजयोग कारक या राजयोग के निर्माता, दूसरे मंगल और तीसरे चंद्रमा। बाकी के जितने ग्रह हैं, मंगल इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे होंगे, गुरु इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे होंगे, और चंद्रमा इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे होंगे। मंगल की स्थिति अस्त है, इस वजह से व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा क्रूएल हो सकता है, निर्दयता से भरी हुई हो सकती है वाणी, कई बार बहुत ही ज्यादा कठोर बोल करके माता पिता का दुख और दंश बढ़ाने वाला हो सकता है। सूर्य मंगल के साथ और बुध के साथ बैठे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति डिप्लोमेट हो जाता है, या यहाँ पे व्यक्ति के पिता का जो सुख है वो बहुत अच्छा देख रहा हूं, पर मंगल के अस्त हो जाने के कारण ये भाव थोड़ा सा इफेक्ट में है, प्रभावित है। इस वजह से हमें कोशिश ये करने की आवश्यकता है कि हमें किसी भी कृत्य से, हमारे किसी भी कृत्य से हमारे पिता प्रभावित ना हो और हमारे पिता का सुख प्रभावित ना हो। ये बात विचारणीय है। तो मैं क्या बोल रहा था कि मीन लग्न की कुंडली के लिए गुरु सबसे अच्छे होते हैं, पर इस कुंडली के लिए वो 6वें भाव के अधिपति हैं, जो आपको संस्कार से हीन बना सकते हैं, या कई बार आपको इस तरीके से बात करने वाला बना सकते हैं जो कई तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है, जो कभी भरोसा ही ना करे कि ये व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है क्या। क्योंकि गुरु जब राहु के चपेट में आ जाते हैं तो व्यक्ति को छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी गलती तो करवाते ही हैं, कई बार बड़ी बड़ी गलतियां भी व्यक्ति कर बैठता है, और बाद में उसको इतना ज्यादा कष्ट होता है कि पूछो मत। क्योंकि यहाँ पे आपको संतति से भी कष्ट होता है, आर्थिक रूप से आप परेशान होंगे, गलत निर्णय लेने पे आपको स्वास्थ्य से संबंधित और मृत्यु तक का दंश झेलना पड़ता है सामने वाले का। इसके अतिरिक्त चंद्रमा बहुत अच्छे, यानी कि 5म भाव बहुत बलवान है, पंचमेश बली है, उस पर मंगल की दृष्टि है जो कि धन भाव के अधिपति, तो पैतृक संपत्ति और पिता का पद व्यक्ति के पास हमेशा ही बरकरार रहता है। यहाँ तक कि व्यक्ति इतना बेहतरीन होता है पैतृक रूप से, या पिता का क्षेत्र बहुत ही सुंदर और सुगठित होता है।
ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, यहाँ मैं ये बात कह देता हूँ, क्योंकि सूर्य और बुध का प्रभाव जातक को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने वाला है, बुद्धिमान और तार्किक बनाने के साथ साथ व्यक्ति को वैभवशाली और संपन्न बनाने वाला है। तो उसमें किसी भी तरीके का प्रभाव कमजोर ना हो, हमें ये बात अवश्य ही समझ लेने की आवश्यकता है। यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि आप बड़े हो गए, अपने पिता से ज़्यादा धन कमाने लगे, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं। पुत्र कितना भी कमाए अपने पिता से आगे नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अगर धन भले ही ज़्यादा कमा रहा हो या फिर उसके पास बन रहे हों, पर अनुभव कभी भी पिता वाला, और नेत्र में जो झुर्रियाँ पड़ी हैं, जो अनुभव है, नेत्रों में जो गहराई होती है, वो पिता से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। तो आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, आप चाहे कितने ही उच्च पदस्थ हो जाएं, चाहे कितने ही अधिकार संपन्न हो जाएं, चाहे समाज के लिए आप कितने ही ऊंचे हो जाएं, पर आप कभी भी पिता के सामने किसी भी मामले में ऊंचे नहीं होते। पिता के कारण आप ऊंचे हो सकते हैं, पिता आपके कारण उनका पद और उनका सम्मान बढ़ सकता है, लेकिन कभी भी आप पिता से इंडिविजुअल, अलग और अकेले उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते। और कभी भी कोई भी पद और कोई भी जो सम्मान है, वो आपको कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप संस्कार से अलग और विलग होकर के विचार करें, नहीं, क्योंकि वो आपका अलंकरण है। जैसे एक सजी हुई महिला तभी वास्तविक रूप में सजीली होती है जब उसके माथे पे सिंदूर लगा हो, अन्यथा उसे विधवा ही कहा जाता है कि नहीं? तो आप चाहे कितने ही फॉरवर्ड हो जाएं, या चाहे कितने ही बाहरी हो जाएं, या कितने ही अपने आप को मजबूत समझ लें, माथे पे सिंदूर ना हो तो व्यक्ति विधवा होने का संकेत दे देता है। इस वजह से आपके द्वारा, और आप चाहे कितने ही ऊंचे पद पे हो जाएं, कभी भी आपको संस्कारों को किसी भी तरीके से छू करके प्रभावित करने का कोई अधिकार कभी भी नहीं होगा। और खास करके हम जहाँ से आते हैं, वहाँ पे हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी मजबूती हमारे संस्कारों का विलक्षण प्रभाव है। ये हमेशा याद रखने की बात है। आपके किसी भी कृत्य से आने वाली पीढ़ी, और आने वाली नहीं, वर्तमान जो पीढ़ी है, वो भी बहुत बड़े स्तर पे प्रभावित होती है। अलग बात है कि आप उससे अपने आप को अलग मान बैठते हैं कई बार, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे शुक्र नीच के हैं, जो दाम्पत्य को कमजोर कर सकते हैं, प्रेमी बना करके आपसे गलत निर्णय करवा सकते हैं। सूर्य, बुध और मंगल तीन पापक ग्रह, क्योंकि बुध भी यहाँ पापक हो जाएंगे, सूर्य तो क्रूर हैं ही, मंगल पापक ग्रह हैं, तो तीन पापक ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा को झेलना पड़ेगा। उसके बाद आप जब विचार करेंगे तो गुरु के साथ ये केंद्र में आ रहे हैं, इस वजह से गुरु भी अच्छे हैं, खराब नहीं है, पर उनका पोजीशन ठीक नहीं है। छठवें भाव में लग्नेश का जाना, राहु से दृष्ट होना, और किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होना, उसके ठीक आगे नीच के शुक्र का बैठना, ये आपके दुश्मनों की कभी भी कमजोरी, दुश्मन से आपको परेशान कर सकता है। हो सकता है कि कई बार आपके दुश्मन कभी भी आपका पीछा ही ना छोड़ें, और विपरीत परिस्थितियां कभी भी आपका पीछा ना छोड़ें, ऐसा भी संभव है। इस वजह से हमें इस पर विचार जरूर कर लेना चाहिए। मतलब लग्नेश अगर ठीक होते, मंगल अगर अस्त नहीं होते डिग्री में, इसका मतलब है कि व्यक्ति जो भी कर रहा है या जो भी करने वाला है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि लग्नेश छठवें में बैठे हैं, मंगल अस्त हैं, और चंद्रमा किसी भी पापक ग्रह से प्रभावित, शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं है, मतलब चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। बुध, मंगल और सूर्य आपकी कुंडली में तीन पापक ग्रह, और जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो अष्टम और जन्म कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति होकर के शुक्र इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। यानी कि इस कुंडली में कौन अच्छा नहीं होता? इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए बुध अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए सूर्य अच्छे नहीं होते, और इस कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते। चार ग्रह आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य। तो अच्छे कौन कौन होते हैं? मतलब किसकी दशा हमारे लिए अच्छी जा सकती है? तो वो जा सकती है मंगल, वो जा सकती है गुरु, और वो जा सकती है चंद्रमा। ये तीन ग्रह आपकी कुंडली के लिए अच्छे होते हैं। इसका मतलब है कि अभी आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है और शनि की दशा अभी बाकी है। हमें आने वाले भविष्य के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। चालाक वही होता है जो अपने इस जन्म के साथ साथ दान पुण्य करके, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर के, अपने माता पिता को खुश करता हुआ प्रत्येक दिन ऐसा कृत्य करके अपने आने वाले जन्म को भी कृतार्थ करना चाहता है, या अगर जन्म ना ले कुछ ऐसा काम करके चला जाता है, मोक्ष की गति को प्राप्त कर लेता है, कहने का मतलब है। क्योंकि जन्म वही श्रेष्ठ होता है जो वापस जन्म का कारण न बने।
और मृत्यु वही श्रेष्ठ होती है जो वापस मृत्यु की गति ना दिखाए या मृत्यु का दर्शन ना कराए, या फिर दोबारा व्यक्ति को जन्म नहीं ही लेना चाहिए। इसी वजह से हमें मानव का जीवन मिला है। आपके द्वारा आप अगर वर्ण को त्याग करके कहीं दूसरे वर्ण में जाएंगे तो निस्संदेह इसका खामियाजा आपको ही नहीं कई पीढ़ी तक को भोगना पड़ता है, जो कई बार चर्म रोग के माध्यम से सामने आती है, कई बार दोष के रूप में सामने आती है, कई बार भयंकर बीमारी के रूप में सामने आती है, और कई बार तो संपूर्ण नष्ट कर डालती है। हम हमेशा ही अपने संस्कारों से बंधे रहें, हमें हमेशा ही सनातन प्रकृति को संचालित करने का दबाव अपने ऊपर कायम रखना चाहिए, और निश्चित रूप से उसकी बागडोर आपके ही हाथों में हो सकती है। ये बात विचारणीय है। नवमांश कुंडली में शनि बहुत ज्यादा बार आपको स्वार्थी बना सकते हैं। बुध आपको गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सूर्य और गुरु कई बार आपको कठोर तो नहीं कहूंगा, हालांकि यहाँ पे सूर्य और गुरु हैं तो व्यक्ति को कई बार बहुत अच्छे लेवल में जाकर के विचार करके गलती करने से रोकने का काम करेंगे, हालांकि व्यक्ति अगर इमोशनल ना हो तो। क्योंकि यहाँ पे शुक्र और मंगल बैठे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं होगा। नीच के मंगल के साथ शुक्र का बैठना ये ठीक नहीं होता है। यहाँ पे गलती करने के चांसेस कई गुना बढ़ रहे हैं। पर सूर्य और गुरु आपकी कुंडली में कम से कम इतनी बात जरूर ही कह रहे हैं कि व्यक्ति अगर अपने आप को बदलना चाहे तो निस्संदेह उसके पास दरवाजा खुला है। वो इसी दशा काल में तुरंत ही तत्काल ही अपने आप को बदल सकता है, गलती करने से रोक सकता है, क्योंकि ये दोनों ही मोरालिटी के ग्रह होते हैं, मोरल वैल्यू को जागृत करके रखने वाले ग्रह होते हैं। गुरु आपकी कुंडली में सत्य और असत्य के बीच के भेद को समझने का ज्ञान देता है। कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी होगी और कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी नहीं होगी, ये ज्ञान कौन देता है हमें हमारे जीवन में? वो देवगुरु बृहस्पति देते हैं। आपकी कुंडली में उस भाव के ऊपर राहु की दृष्टि है और सप्तम भाव नीच का शुक्र लेकर के बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि आप जो भी दाम्पत्य के लिए करने जाएंगे या करेंगे उससे वो क्षेत्र प्रभावित होगा, क्योंकि उस भाव के अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में पापक ग्रहों के साथ है, सप्तमेश पापक है। इस वजह से हमें बहुत ही ज्यादा सावधान होकर के अपना निर्णय सुनाना होगा, विवाह और दाम्पत्य और किसी भी अन्य मामले में, रोजगार वगैरह के मामले में भी। दूसरे नंबर पे चतुर्थ भाव पे केतु की दृष्टि, माता आपके कारण बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें बिल्कुल ही तुरंत ही शांति दीजिए। अपने निर्णय स्वच्छ और सुंदर, स्पष्ट और एक निश्चित रूप से देहवादी प्रकृति को अपना करके नहीं। देहवादी कौन है? जो आज का जो ऐसा पुरुष या ऐसी जाति का या ऐसी स्त्रियां जो निश्चित रूप से हमारे सनातन प्रकृति को समझने में नाकामयाब रही हैं या जो नहीं समझना चाहती, छोटे छोटे संस्कारों को, छोटे छोटे जो रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करना चाहते, छोटी छोटी जो बातें होती हैं जो हमारी संस्कृति को मजबूत करती हैं, जो हमारी सभ्यता को जीवन दान देती हैं, अभय दान देती हैं, वो उनमें भरोसा नहीं रख के कुछ भी कर लेने को। अब जैसे मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, थोड़ा भद्र और अभद्र दोनों हो सकता है, आप लोग विचार करना। जो जातिका है अपने शरीर को सुडौल और सुंदर बनाने के चक्कर में रख करके व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह 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 करती हैं, उनको ये बात सबसे पहले याद रखने की आवश्यकता है कि वो खुद से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जो आपकी सुंदरता को देख करके आपके पासे में फंसेगा, वो एक न एक दिन सुंदरता ढीली हो जाएगी और निसंकोच वो बाद में चल करके दुखी हो जाएगा और फिर आपसे वो अपना रास्ता मोड़ देगा। सुंदर शरीर से नहीं, आत्मा का सुंदर होना जरूरी है, ये आवश्यक है। दूसरे नंबर पे कभी भी हमेशा उस चीज को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए जो हमसे ऊंचा हो या हमारे बराबर हो। हमें तूफानी समुद्र में नाव नहीं डालना चाहिए, डूबने का खतरा होता है। सुना है ना, ये बात बहुत ही गंभीर है। जब तूफान हो सामने तो हमें रुक जाना चाहिए और अपनी छतरी खोल लेनी चाहिए, भीगने का खतरा टल जाता है ये बात। और आपकी कुंडली में तो गुरु पे राहु की दृष्टि है, जो सत्य और असत्य के बीच के भेद को समझने में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपको सही और गलत के बीच जो फर्क है उसको समझने में देर कर सकते हैं। कारण क्योंकि उस पे पहरा डला हुआ है या फिर उस पे बादल घिरे हुए हैं। राहु जो है वो भ्रम है, आपके ज्ञान को भ्रम में डाल सकता है और क्योंकि आपके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि मंगल जब एकदम बिल्कुल सटीक होता है, बिल्कुल कमजोर नहीं होता, बड़ा अच्छा होता है, अस्त नहीं होता, बेहतर होता है, तो आपके निर्णयों को बिल्कुल भी कभी भी उस निर्णय पे व्यक्ति को पश्चाताप नहीं करने देता, उसके निर्णय बिल्कुल ही सही साबित होते हैं।
आपकी कुंडली में आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, पंचम भाव अच्छा है, दाम्पत्य अच्छा होगा, पर उसके लिए माता पिता का आशीर्वाद भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव, पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा यहां से बैठ करके भाग्य भाव को देख रहे हैं, ये मंगल को देख रहे हैं, जो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव के भी अधिपति है। इसका मतलब है कि पंचम भाव के अधिपति का नवम भाव को देखना, व्यक्ति के पास पूर्वजों का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो कोशिश ये करें कि आपके प्रत्येक कदम आपके पूर्वजों के द्वारा आशीर्वाद से हमेशा ही युक्त रहे। उसे कभी भी छोड़ना मत, उसे कभी भी कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे आपको आपके पिता और माता का आशीर्वाद ना मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। अगर थोड़ा भी ऐसा कोई काम करेंगे तो तुरंत ही वो प्रभावित होगा। ये बात मैंने यहाँ तक कही। आपकी कुंडली का करियर वाला क्षेत्र बहुत अच्छा है। यहाँ भी राहु आपको बहुत ही ज़्यादा करियर को लेकर के पॉजिटिव बना देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि द्वितीय भाव पे जब राहु की दृष्टि पड़ेगी और इस भाव के अधिपति अस्त होंगे तो हमें निश्चित रूप से विवाह के रिश्तों पे भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि कई बार कमजोर होती है, जिससे विवाह विलंब से होने का खतरा होता है। हालांकि विवाह के भाव पे यानी कि द्वितीय भाव पे और दशम भाव पे गुरु की दृष्टि है, तो आपका करियर कभी भी कमजोर नहीं है और निश्चित रूप से वो बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि गुरु यहाँ भी बैठे हैं, गुरु यहाँ भी बैठे हैं। शनि गुरु का प्रभाव है, शनि राहु का संबंध है। व्यक्ति कई बार डॉक्टरी के क्षेत्र में या कई बार इंजीनियरिंग या तकनीक क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ जाता है। सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे बैठे हैं। शनि थोड़ा बहुत आपको अपने हमेशा ही कई बार व्यक्ति को हृदय से संबंधित समस्याओं में रखने वाला, आयु ऊंचा प्राप्त करने वाला, और साथ ही साथ एक चीज़ जो मैं अभी समझ रहा हूँ, तो आपकी कुंडली में मैं जो बड़ी कमज़ोर वाली बात समझ रहा हूँ, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का एक साथ बैठना कई बार कमज़ोरी हो सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीचा विलासी हैं और अमावस्या दोष लगा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इसे ठीक करना होगा, मतलब आपको अपने करियर को सही दिशा दे करके उसे आपको ठीक करने की आवश्यकता है। उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अपने व्यय पे, यहाँ भी मंगल ठीक नहीं है, यहाँ पे भी मंगल का प्रभाव थोड़ा कमज़ोर ही देख रहा हूँ। इस वजह से अपने व्यय को नियंत्रित करिए और अपने पुरुषार्थ को जागृत करिए, सत्य शुद्ध निर्णय लीजिए। आपकी कुंडली के षडबल में सबसे कमजोर सूर्य हो रहे हैं। इस वजह से सूर्य और गुरु जब कभी भी प्रभावित होते हैं या कमजोर होते हैं तो हमारे अंदर की मोरल वैल्यू को कमजोर कर देते हैं। मोरालिटी मतलब नैतिकता, नैतिक तत्व मतलब जो एक इंसान का, एक बेटे का और एक बेटी का कर्तव्य होता है, उससे वो विमुख हो जाता है या उससे वो दूर हो जाना चाहता है, या कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। पूजा पाठ, धर्म, दान, पुण्य, मंदिर जाना आना और अपने बड़ों का आदर करना, उनकी बातों में विश्वास करना, इन सब पे कई बार उसे संक्षेप में ही काट करके, बात को बीच में ही काट करके अपना निर्णय सुना करके चला जाता है या चल देता है। ऐसे करने का डर है। तो सूर्य और बुध आपको कई बार बेवजह का बेतुका तर्क करने वाला भी बना सकते हैं और कई बार प्रोफेशनली टॉक करने वाला बना सकते हैं। इमोशनल आपके पास भाव थोड़ा कम होगा, क्योंकि गुरु पे राहु का प्रभाव है। शनि की दृष्टि लग्न पे है। शनि आपकी कुंडली में यहाँ देख रहे हैं, शनि यहाँ देख रहे हैं, अच्छा नहीं होगा। शनि की दृष्टि यहाँ पे है। आपका रिसर्च वाला क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आपकी कुंडली में विवाह वगैरह की बात करूँ तो आपकी कुंडली में कभी भी विवाह अगर करना होगा तो कन्या राशि के जातक, वृषभ राशि के जातक, या कन्या राशि ठीक है, कर्क राशि, और ये इतनी राशियां ठीक है। दिशा विवाह के लिए उत्तर पूर्व बहुत अच्छा रहे। दाम्पत्य में गुरु और सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं, आपका दाम्पत्य बहुत अच्छा होगा। इसे जानबूझ करके कभी भी खराब करने का प्रयास मत करिएगा। माता पिता का आश्रय और आशीर्वाद लेकर के उनको अधिकार दीजिए। निश्चित रूप से मैं एक बात कहता हूँ, जीवन एक बार मिला है। कई बार लोग कहते हैं कि एक बार मिला है, इसको अच्छे से जी लो, बढ़िया से जी लो, अपने मन से जी लो, एक बार मिला है। ये आधुनिक तर्क है, पर वस्तुतः हमारा धर्म क्या कहता है, जहां से आप आए हैं, वो ये कहता है कि जीवन एक बार मिला है और इसको क्यों ना अच्छे तरीके से सजा लिया जाए। क्यों हमें नियम कानून, हम सड़क पे चल रहे हैं तो हम नियम कानून को अगर पालित करेंगे तो हमारा खतरा कम हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको जीवन एक बार मिला है तो निस्संदेह उसे बेहतर तरीके से हम क्यों ना बना लें। उसे पार्टी, मौज मस्ती या किसी ऐसा कोई एक ऐसा अड्डा हम क्यों बनाएं जो गलतफहमी की जड़ पैदा करे। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। निश्चित रूप से मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँगा कि आपके गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव है। गुरु पति होते हैं। किसी भी जातिका की कुंडली में 7वां भाव विवाह का होता है। इस भाव में नीच का शुक्र आपको बार बार ये संकेत करता है कि अपने विवाह को लेकर के हमेशा ही व्यक्ति जल्दबाजीपन में रहेगा और गलत निर्णय ले सकता है। इसका अर्थ यही होता है।
इस वजह से जानबूझ करके कभी भी ऐसी कोई गलती ना करना, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु जो आपका पति है वो झूठा और कई बार धोखेबाज भी साबित हो सकता है, या कई बार वो नीच, कलुषित या कमजोर बुद्धि का हो सकता है, या कई बार वो घृणित कृत्य करने वाला, आपसे आपको बार बार गलती कराने के लिए उकसाने वाला, या आपकी गलती का प्रधान कारण बनने वाला, गलती करने वाला और कराने वाला बन सकता है, क्योंकि वो पापी है। गुरु के ऊपर अगर राहु की दृष्टि नहीं होती तो मैं कहता कि आपका पति बिल्कुल ठीक मिलने वाला है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा वक्त आएगा जब आप किसी गलत व्यक्ति का चयन कर सकते हैं। इस वजह से हमें सावधान होने की आवश्यकता है। अब आप यहां कहेंगे कि ये तो बात लिखी हुई है तो फिर ये तो होना ही है। नहीं, दरअसल यहां में मैंने वही बात वो जो आरंभ में कही थी कि वेद को जो भी नेत्र देता है वही शास्त्र ज्योतिष का है। मतलब ये नेत्र दे रहा है, ये बात ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कैसा जीवन में व्यक्ति के हो सकता है। तो हमें रुक करके स्टडी करना है कि हम कौन से बस में बैठने जा रहे हैं, जो आगे चल के एक्सीडेंट करने वाली है वो, या फिर थोड़े रुक करके हमें कैसे सुरक्षित यातायात को पकड़ लें जो निश्चित रूप से हमारी गंतव्य तक हमें पहुंचाने में सहयोग करे। वो ये दिखा दिया कि दाम्पत्य कमजोर हो सकता है या व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है, लेकिन हमें ये नहीं होने देना है। अगर ऐसा होगा कि अब ज्योतिष की और ज्योतिष शास्त्र की महत्ता यहीं पे आकर के खत्म हो जाती है। वो सिर्फ आपको दिखा देता है कि ऐसा हो सकता है। बचना है तो बच जाइए, नहीं तो फिर आपसे वो तो करवाएगा ही जो वो करवाना चाहता है। अगर बच जाएंगे तो निस्संदेह बच जाएंगे, नहीं बचेंगे तो फिर समस्या गंभीर हो जाएगी, क्योंकि आपका जो पति है वो वस्तुतः छठे भाव में है, जो बाद में आगे चल करके दुश्मन के सदृश कृत्य करने वाला होगा, जो निश्चित रूप से खुद भी भ्रम में डाला हुआ है, खुद को भी और आपको भी भ्रम में डाल रहा है। राहु नहीं देखते, उस पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होता, किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव अगर गुरु पे होता। आप गौर करिए, आपकी कुंडली में गुरु को किसी भी शुभ ग्रह ने नहीं देखा है, न तो शुक्र ने, न तो बुध ने, और राहु की दृष्टि ऊपर से है। इससे चंद्रमा छठवें नहीं है, इसका मतलब है कि आप बात मान सकते हैं, आप समझदार अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये बात कहता हूं। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली का करियर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राहु आपको ये काम करवा देते हैं। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में छठवें हैं, पिता नौकरी वाले हो सकते हैं और पदस्थ हैं, और वो निश्चित रूप से आपको लेकर के टकटकी डाल करके बैठे हैं, और वो आपके बारे में बहुत ही बेहतर सोचते हैं। निश्चित रूप से गुरु की दृष्टि, गुरु के ही कारण, आपके पिता के ही कारण आपका जो करियर है वो आगे बढ़ रहा है। जैसे ही उनका संबंध आपसे छूटेगा, जैसे ही आप उनके आशीर्वाद से अपने आप को च्युत करेंगे, हटाएंगे, वैसे ही आपका करियर भी डिमोलिश करेगा, नुकसान में होंगे। एक बात यहाँ पे और बता दूं, आपका लग्न जो बना है वो 28 डिग्री का रेवती नक्षत्र का बना है। चौथे चरण में जो अधिपति होंगे वो गुरु हो जाएंगे। तो रेवती नक्षत्र के अधिपति बुध होते हैं, रेवती नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति गुरु होते हैं, और ये दोनों बहुत अच्छे नहीं होते। और इस कुंडली के लिए बुध सप्तमेश होकर के मारक होते हैं, शनि सहायक मारक की भूमिका में आ जाते हैं। तो मारक है तो किसको मार रहा है? आपके बुद्धि, विचार, स्वभाव और आपके कई तरीके से आपको प्रभावित कर, क्योंकि उसकी दृष्टि अष्टम भाव पे भी जा रही है, जो आपको कई तरीके से आपको कमजोर या कुकृत्य कराने वाली भी बन सकती है। हमें इससे बचने की आवश्यकता होगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे प्रेम पे है, इस वजह से इन्हें तराशने की आवश्यकता है। बजरंगबली की पूजा और शिव जी के मंदिर का दर्शन अवश्य ही करिए। अगर हो सके तो चतुर्थी का व्रत या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कर लिया करिए। बेहतर करने का प्रयास आपको हमेशा ही करना होगा, क्योंकि गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव है। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप धर्म को अपनी छोटी छोटी हरकतों से उसे कमजोर नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार से बाहर है। दरअसल उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, वो हमेशा स्वायत्त और स्वतंत्र रहा है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। निर्णय हमेशा ही शुद्ध, बुद्ध, परिपक्व और बेहतरीन होना चाहिए, जिसपे कभी भी कोई आपके पिता, आपकी माता, आपके भाई, आने वाली संततियों पे सवाल ना खड़ा कर सके। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।